अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं कन्वेक्शन का अमल, जो कि सेकंड मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट है। कंडक्शन में हम लोगों ने मेनली पढ़ा था कि पार्टिकल्स अपनी जगह पे रहते हुए थ्रू वाइब्रेशंस अपनी हीट को नेबरिंग पार्टिकल्स में ट्रांसफर करते हैं। कन्वेक्शन असल में फ्लूइड्स यानी गैसेस और लिक्विड्स के अंदर पाया जाने वाला हीट ट्रांसफर का अमल है, जिसके अंदर पार्टिकल्स, चूंकि लिक्विड और गैसेस के पार्टिकल्स फ्री टू मूव होते हैं, तो ये क्या करते हैं, पार्टिकल्स हीट सोर्स की तरफ जाते हैं, वहां से हीट लेते हैं और मूव करके कम डेंस होकर ऊपर की तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं। हीट ट्रांसफर का वो अमल जिसमें पार्टिकल्स एक जगह से दूसरी जगह खुद जाते हैं हीट लेके, उसको हम कन्वेक्शन कहते हैं। बच्चों, कन्वेक्शन अमल ऐसे ही है जैसे एक बच्चे का बर्थडे है क्लास में और वो टॉफीज डिस्ट्रीब्यूट करना चाहता है। अब टीचर क्या करता है, वो कहते हैं कि टीचर साहब कहते हैं कि जी आप बेटा पैकेट लेकर यहाँ मेरे पास खड़े हो जाएं, और वन बाय वन बच्चों को कॉल करते हैं, वो अपनी एक एक टॉफी लेके अपनी सीट पे वापस जाना शुरू हो जाते हैं। इसी तरह यहाँ पर आप जो टॉफीज देने वाला बच्चा है उसको हम हीट सोर्स के तौर पे लें, और जो बाकी क्लास के बच्चे हैं उनको हम पार्टिकल्स के तौर पे लें जिनको हीट चाहिए। तो वो क्या करते हैं, जैसे ही हीट सोर्स ऑन होता है वो खुद ब खुद हीट की तरफ आते हैं, वहां से हीट लेके वापस जाना शुरू हो जाते हैं। इस अमल को हम कन्वेक्शन कहते हैं। चले इसकी डेफिनेशन पे अब हम लोग चलते हैं। ट्रांसफर ऑफ हीट बाय एक्चुअल मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हॉट प्लेस टू कोल्ड प्लेस। यानी क्या होता है, पार्टिकल्स हॉट प्लेस पे, जैसे ये मिसाल आपको नजर आ रही है, ये हीट सोर्स आपने ऑन किया, सबसे पहले तो ये बर्तन गर्म होगा थ्रू कंडक्शन, फिर इसकी हीट उस लिक्विड के अंदर ट्रांसफर होना शुरू हो जाएगी जो इसके अंदर मौजूद है। अब जैसे ही हीट उसके ये नीचे वाले पार्टिकल्स को मिलेगी, वो गर्म होना शुरू हो जाएंगे, और गर्म पार्टिकल्स की डेंसिटी कम हो जाती है। जब भी हम ऑब्जेक्ट्स को गर्म करते हैं वो हल्के होना शुरू हो जाते हैं, तो क्या होता है, ये पार्टिकल्स हल्के होकर ऊपर की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं, और जैसे ये अपनी जगह छोड़ेंगे ऊपर से कोई ठंडे पार्टिकल नीचे आएंगे, और इस तरह से हीट थ्रू आउट द लिक्विड ट्रांसफर होना शुरू हो जाएगी। ऐसा नहीं होता कि सिर्फ हीट वाली जगह पे पानी गर्म हो, बल्कि थ्रू आउट द लिक्विड पानी सारा का सारा एक जैसा गर्म होता है। वो इसी वजह से होता है क्योंकि यहाँ पे पार्टिकल्स की मूवमेंट हो रही है थ्रू कन्वेक्शन। सो डेफिनेशन अब आपके लिए बड़ी आसान हो जाएगी। ट्रांसफर ऑफ हीट बाय एक्चुअल मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हॉट प्लेस टू कोल्ड प्लेस इज नोन एज कन्वेक्शन, या कन्वेक्शन इज द प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफर बाय बल्क मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स। एक ही चीज है, बस डिफरेंट वे में बयान की गई है कि पार्टिकल्स की या मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट हो रही है विद इन द फ्लूइड सच एज गैसेस एंड लिक्विड। जब हम उनको हीट देते हैं तो पार्टिकल्स की मूवमेंट होना शुरू हो जाती है, एक्चुअली पार्टिकल आके हीट लेके जा रहे होते हैं, इसको हम कन्वेक्शन कहते हैं। अगर मैं टॉफीज वाली ही एग्जांपल ऐड करूं यहाँ पे, तो कंडक्शन में क्या होता है कि बच्चा जो पैकेट है वो फर्स्ट वाली सीट वाले बच्चे को दे दे और कहे जी अपनी अंदर से टॉफी ले लो और उस पैकेट को पीछे ट्रांसफर कर दो, एंड सो ऑन, सब अपनी अपनी टॉफी लेते जाएं। पैकेट ट्रांसफर होता जा रहा है और सबको टॉफीज भी मिलती जा रही हैं। इस तरह से अपनी जगह पे बैठे हुए सबको हीट मिल रही है। ये कंडक्शन का अमल था कि पार्टिकल अपनी जगह पे रहते हुए हीट ट्रांसफर कर रहे थे। कन्वेक्शन इससे ऑपोजिट है कि कन्वेक्शन में पार्टिकल्स मूव करके आते हैं हीट सोर्स के पास और फिर हीट को लेकर दूसरी जगह पे ऊपर की तरफ चले जाते हैं लेस डेंस होके। So convection is main way that heat travel through liquids and gases. Convection only occurs in fluids. Convection cannot happen in solids. क्योंकि यहाँ पे particles को move करना होता है और solids में तो particle move कर ही नहीं सकते। Okay, how convection works? कैसे ये अमल होता है? When a part of fluid is heated, the particle is in that region gain energy and move faster. यानी हीट के करीब वाले जो पार्टिकल्स हैं उनको एनर्जी मिलेगी और वो फास्टर मूव करना शुरू होंगे। ऑलरेडी लिक्विड या गैसेस में पार्टिकल फ्री टू मूव होते हैं, वो मूव तो कर रहे होते हैं रैंडमली, लेकिन हीट मिलने पर उनकी मूवमेंट फास्ट हो जाती है। दीज हॉट पार्टिकल्स बिकम लेस डेंस एंड राइज। जब कोई चीज हल्की हो जाती है ना, जैसे हम एक बैलून में हीलियम गैस भरते हैं तो वो आम हवा से हल्की होती है, तो आप जब बैलून को छोड़ते हैं वो ऊपर की तरफ चला जाता है। तो जब चीजों की डेंसिटी कम होती है तो वो राइज करना शुरू हो जाते हैं ऊपर की तरफ। तो हॉट पार्टिकल्स जो हैं वो ऊपर की तरफ जाएंगे, उनकी जगह पे फिर कोल्डर पार्टिकल्स आना शुरू हो जाएंगे। द कूलर डेंसर फ्लूइड देन सिंक्स टू टेक इट्स प्लेस। तो वो नीचे आ जाते हैं और फिर क्या होता है, वो हीट लेते हैं और देन ये मूवमेंट कॉन्टिन्यूसली चलती रहती है। दिस क्रिएट्स अ कन्वेक्शन करंट, अ कॉन्टिन्यूस साइकिल ऑफ राइजिंग वार्म फ्लूइड एंड सिंकिंग कूल फ्लूइड। बेटा करंट का मतलब होता है फ्लो, यानी इलेक्ट्रिक करंट में हम कहते हैं जिसमें चार्जेस फ्लो करते हैं। करंट असल में करंट का सिंपल करंट का वर्ड हमारे पास फ्लो होता है उसका मतलब। तो जब एयर या
कन्वेक्शन की वजह से एयर या लिक्विड के पार्टिकल्स मूव करते हैं, तो हम कन्वेक्शन करंट कहते हैं। यहाँ एक मूवमेंट ही तो हो रही है, हल्के पार्टिकल जो हीट ले रहे हैं वो हल्के होके ऊपर जा रहे हैं, उनकी जगह ठंडे पार्टिकल आ रहे हैं, तो ये एक फ्लो शुरू हो जाता है, इसको हम कन्वेक्शन करंट बोलते हैं। ओके, तो बेटा अब हम लोग इंपॉर्टेंस ऑफ कन्वेक्शन पढ़ने वाले हैं, जो कि आपकी बुक में ऐड किया गया है। सबसे पहली इंपॉर्टेंस क्या है, कन्वेक्शन की वजह से मैरीन लाइफ किस तरह से फायदे में रहती है। बेटा सबसे पहला पार्ट है ओशन, क्योंकि आपको पता है कि ये सॉल्टी वाटर होता है, तो कन्वेक्शन की वजह से जब सूरज दिन के वक्त चमक रहा होता है और ऊपर वाली लेयर पानी की गर्म हो जाती है, और साथ हवा भी चलती है, और हवा के फ्लो से पानी आगे की तरफ लेयर बाय लेयर जाना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से ऊपर एक गैप आ जाता है। उसको फिल करने के लिए नीचे के ठंडे पार्टिकल ऊपर आते हैं, और इस तरह से आपके पास जो सॉल्ट की मिकदार है वो एक जैसी नहीं रहती। जहां डेंसिटी ज्यादा है वहां पे फ्लो शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से मैरीन लाइफ सेफ रहती है, क्योंकि सैलिनिटी एक ऐसा अमल है जहां पे सॉल्ट बहुत ज्यादा मिकदार में हो जाता है, जो कि मैरीन लाइफ के लिए खतरे का बाइस होता है। तो इस चीज को बैलेंस करने के लिए कन्वेक्शन हमारे लिए बड़ी हेल्पफुल रहती है। सिमिलरली सेकेंड पार्ट में आपका जो बताया गया है वो कुछ ऐसे जो बड़ी क्रिएचर्स हैं उनको फूड में बड़ा हेल्प मिलता है। फूड में कैसे हेल्प मिलता है बेटा, अप वेलिंग और डाउन वेलिंग एक अमल है, मैं पहले वो आपको बता दूं। अप वेलिंग क्या होता है, जब सूरज चमकता है वो ऊपर वाली लेयर गर्म हो जाती है, उसका टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है, साथ हवा भी चल रही होती है जो लैंड एरिया से आ रही होती है, उससे क्या होता है पानी का एक फ्लो शुरू हो जाता है, हवा के साथ वेव्स की फॉर्म में पानी ऊपर वाला आगे को जा रहा शुरू हो जाता है, और फिर नीचे से कोल्डर वाटर ऊपर की तरफ आता है। अब नीचे चूंकि कुछ क्रिएचर्स डेड हुई होती हैं, वहां पे डीकम्पोजिशन हो रही होती है, तो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी मौजूद होते हैं, और बहुत छोटे साइज की फिश मौजूद होती हैं जो ऊपर को आना शुरू हो जाती हैं। अब जो बड़ी क्रिएचर्स हैं वो इतना डीप नहीं जा सकती, जैसे शार्क वगैरह हैं या और बड़ी क्रिएचर्स हैं वो इतना डीप नहीं जा सकती, तो कन्वेक्शन के जरिए ये जो छोटी क्रिएचर्स हैं ये ठंडे पानी के साथ ऊपर की तरफ आना शुरू हो जाती हैं, और ऊपर जैसे ही आती हैं तो वो शार्क या जो भी बड़ी क्रिएचर है वो इनको आराम से खा के अपना फूड ले सकती है। तो ये अपवेलिंग कन्वेक्शन की वजह से हो रही है। कन्वेक्शन की वजह से एक वाटर का फ्लो रहता है, फ्लो की वजह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म नीचे से ऊपर की तरफ आते हैं और बड़ी क्रिएचर्स उससे खाना हासिल कर लेते हैं। तो ये कन्वेक्शन का एक बड़ा अच्छा अमल है। डाउन वेलिंग कहते हैं जब ऑपोजिट साइड पे सूरज जो रात के टाइम पे हवाएं समुंदर से लैंड की तरफ जाती हैं, तो तब आपका जो कोल्डर वाटर है, नीचे वाला वाटर वार्म हो जाता है, ऊपर वाला पानी जो है वो ठंडा होना शुरू हो जाता है, और ठंडी चीज डेंस होके नीचे की तरफ जाती है। इस अमल को हम कहते हैं डाउन वेलिंग। वहां पर फिर जो क्रिएचर्स हैं वो वापस चले जाते हैं। सो अपवर्ड मूवमेंट ऑफ सी इज कॉल्ड अपवेलिंग। पानी का जो नीचे से ऊपर की तरफ आना है वो अपवेलिंग है, और रात के टाइम पे नीचे की तरफ जाना वो डाउन वेलिंग होता है। सो बेटा ये हम लोगों ने इंपॉर्टेंस पढ़ ली कि मैरीन लाइफ में हमारे लिए कन्वेक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट अमल है। मैं थोड़ा सा रीड भी कर देता हूँ। वार्म वाटर इज लेस देन डेंस देन कोल्ड वाटर। When the sun heats the surface of the ocean, the water at the surface becomes warmer and less dense. This warmer water rises and spread out across the surface. Cold water is denser than warm water. जो cold water है वो dense होता है, while in polar regions जहाँ पर बहुत ज्यादा टेम्परेचर कम रहता है, the sea water cools down and becomes denser, causing it to sink to ocean depths. These movement of water cause कन्वेक्शनल करंट्स। कन्वेक्शनल करंट्स मानी वहां पे भी एक फ्लो शुरू हो जाता है, जहां पे टेम्परेचर ज्यादा है वहां पे भी फ्लो रहता है, और जहां पे टेम्परेचर कम है वहां पे भी फ्लो रहता है, और ये ओवरऑल मेरीन लाइफ के लिए एक अच्छी चीज है, और वहां पर एक अच्छा एनवायरनमेंट फूड के लिए भी रहता है, और उनकी सैलिनिटी से भी वो बच जाते हैं, सॉल्ट की बहुत ज्यादा मिकदार से भी बच जाते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड ये अभी हम लोग कर चुके हैं डिस्कस, इसको दोबारा पढ़ लेते हैं। Upwelling typically occurs along coastlines where winds blow parallel to shore. जहां पे हवाएं जो आपकी लेयर्स के साथ साथ चलती हैं वाटर के, as surface water is pushed away from the coast. जो सरफेस वाटर है वो कोस्ट, क्योंकि लैंड से हवा समुद्र की तरफ जा रही है, तो फिर क्या होता है समुद्र की जो लेयर्स हैं वो आगे की तरफ जाती हैं बजाय लैंड की तरफ आने के। इट इज रिप्लेस्ड बाय वाटर राइजिंग फ्रॉम बिलो। दिस डीपर वाटर इज यूजुअली कोल्डर एंड रिचर इन न्यूट्रिएंट्स। जो ठंडा पानी है मैंने आपको बताया, वहां पर नीचे
न्यूट्रिएंट्स होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, छोटी छोटी फिश होती हैं, वो क्या करती हैं, इस फ्लो की वजह से ऊपर आना शुरू हो जाती हैं, containing nitrogen, phosphate and organic materials as compared to the surface of water. So phytoplankton, a tiny plant-like organism, uses these nutrients and sunlight to grow and multiply. तो उन न्यूट्रिएंट्स को इस्तेमाल करके वो ग्रो करता है. Phytoplankton is food source for many marine creatures from small zooplankton to large whales. तो ये जो हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, पहले ये फूड हासिल करता है कन्वेक्शन के जरिए, फिर इसको बाकी मैरीन लाइफ खाती है और इस तरह से एक फूड साइकिल चलता रहता है. बच्चों देन आता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑक्सीजन. मैरीन एनिमल्स लाइक फिश नीड ऑक्सीजन टू लिव. मोस्ट ऑक्सीजन इज डिसॉल्व्ड इन टॉप वाटर एक्सपोज्ड टू एयर. तो टॉप वाली जो लेयर होती है पानी की, उसके अंदर ज्यादा ऑक्सीजन होती है एज कम्पेयर टू डाउन वाली. Convection causes this water to go deep into the ocean floor. Without convection, deep waters would lack oxygen. अगर कन्वेक्शन ना होती, नीचे की लेयर ऊपर ना आती और ऊपर की गर्म जो लेयर्स होती हैं वो नीचे की तरफ ना आती कन्वेक्शन की वजह से, तो फिर यहाँ पे ऑक्सीजन की एक कमी रहती नीचे वाले हिस्से में, इसलिए फिर नीचे मैरीन लाइफ को खतरा हो सकता है. तो इस सर्कुलेशन की वजह से, इस कन्वेक्शन करंट्स की वजह से हमारे पास मैरीन लाइफ को ऑक्सीजन की जो फराहमी है वो भी रहती है. मेकिंग इट डिफिकल्ट टू मैरीन लाइफ. अगर कम हो जाए तो फिर डिफिकल्ट रहता है मैरीन लाइफ के लिए सर्वाइव करना. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हीट. ड्यू टू अपवेलिंग वार्म वाटर राइजेस अप एंड टेक्स हीट टू द टॉप. जो हीट है वो अपवेलिंग की वजह से वार्म वाटर ऊपर की तरफ जाता है और हीट ऊपर की तरफ आ जाती है. कन्वेक्शन डिस्ट्रीब्यूट हीट थ्रू आउट द ओशन. इस कन्वेक्शन करंट्स की वजह से जो पानी में बनते हैं, फ्लो बनता है, इसकी वजह से हीट भी डिस्ट्रीब्यूट होती रहती है. दिस हेल्प्स टू स्टेबलाइज द टेम्परेचर. ऑल्सो द मूवमेंट ऑफ वार्म एंड कोल्ड वाटर अराउंड द ग्लोब इफेक्ट्स क्लाइमेट पैटर्न्स व्हिच कैन अफेक्ट द हैबिटेट ऑफ मैरीन लाइफ. तो ये जो वाटर की एक हीट है, जो टेम्परेचर मेंटेन रहता है इस वाटर के फ्लो की वजह से, जो कि कन्वेक्शन की वजह से होता है, और मैरीन लाइफ के लिए ये फायदेमंद है. तो ये सारा कुछ जो हमने पढ़ा है ये मैरीन लाइफ की इंपॉर्टेंस के लिए पढ़ा है. एक और इंपॉर्टेंस पढ़ने जा रहे हैं, वो है लैंड एंड सी ब्रीज. समुद्री हवाएं जो हैं वो भी कन्वेक्शन की वजह से ही होती हैं. बेटा आपको पता है, आपने स्टार्ट में पढ़ा कि पानी की जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है वो है 4200 जाउल पर केजी पर केल्विन, और जो ड्राई सॉइल होती है आपकी, उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑलमोस्ट 810 जाउल पर केजी पर केल्विन होती है. डे टाइम में सूरज एक जैसी हीट दोनों को प्रोवाइड कर रहा होता है, लेकिन जो पानी है उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज्यादा है, यानी वो ज्यादा देर में अपना टेम्परेचर राइज करता है, जबकि ड्राई सॉइल जो है उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम है, वो सेम अमाउंट ऑफ हीट अब्सॉर्ब करता है और अपना टेम्परेचर जल्दी बढ़ा लेती है. तो डे टाइम में जो लैंड एरिया होता है उसका टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है एज कम्पेयर टू जो पानी होता है सी साइड पे. तो क्या होता है, लैंड वाली जो एरिया की जो गर्म हवा, जो सरफेस गर्म हो चुकी है और उसके करीब जो हवा है वो भी हीट एब्जॉर्ब करना शुरू हो जाती है, और हवा के पार्टिकल्स जब हीट गेन करते हैं तो लेस डेंस होके ऊपर की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं. ठीक है, वार्म एयर राइज होना शुरू हो जाती है. अब वहां पे गैप आ जाता है, उस गैप को फिल करने के लिए सी साइड की एयर जो है वो लैंड की तरफ आती है और ये एक फ्लो शुरू हो जाता है. तो डे टाइम में इस कन्वेक्शन की वजह से समुंदर की हवाएं लैंड की तरफ आती हैं, जिसको हम सी ब्रीज कहते हैं. सो ड्यूरिंग द डे लैंड हीट्स अप क्विकली देन द सी ड्यू टू इट्स लो स्पेसिफिक हीट. लैंड एरिया ड्राई सॉइल है, उसकी लो स्पेसिफिक हीट है, तो वो जल्दी हीट अप हो जाती है, टेम्परेचर उसका ज्यादा हो जाता है. देयरफॉर एयर अबव द लैंड बिकम्स हॉट. लैंड वाली साइड जो है वहां पे हवा गर्म हो जाती है, एक्सपैंड करती है, लेस डेंस हो जाती है. दिस हॉट एयर अबव लैंड राइजेस अप, वो लेस डेंस होकर ऊपर की तरफ जाती है, एंड कूल एयर अबव सी मूव टुवर्ड द लैंड टू फिल द गैप. तो उस गैप को फिल करने के लिए कूल एयर जो है वो लैंड की तरफ आना शुरू हो जाती है, जो कि सी ब्रीज का बाइस बनती है. फिर रात के टाइम पे लैंड ब्रीज का अमल कैसे होता है बेटा, वही स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का ही अमल दखल है. जितनी जल्दी ड्राई सॉइल हीट एब्जॉर्ब करके टेम्परेचर बढ़ाती है, उतनी जल्दी जैसे ही सूरज जाता है, गरूब हो जाता है, तो वो हीट एनवायरनमेंट को रिलीज कर देती है और जो ड्राई सॉइल है वो जल्दी ठंडी हो जाती है. यही वजह है कि सहरा वाली जगहों पर टेम्परेचर रातें ठंडी होती हैं,
क्योंकि जितनी भी हीट दिन के टाइम पे सॉइल ने अब्जॉर्ब की होती है, वो जैसे ही सूरज खता जाता है तो वो सारी की सारी हीट एनवायरनमेंट में छोड़ देता है और रातें निचला एरिया जो है वो ठंडा हो जाता है। तो बेटा रात के टाइम पे क्या होता है, टेम्परेचर ऑफ लैंड क्विकली फॉल्स देन द वाटर। लैंड का टेम्परेचर बहुत जल्दी खत्म होना शुरू हो जाता है, यानी कम होना शुरू हो जाता है। ड्यू टू दिस एयर अबव द सी इज हॉटर देन द एयर अबव द लैंड। तो जो आपकी सी साइड है वहां चूंकि पानी ने हीट अब्सॉर्ब की होती है, वो उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाटर की ज्यादा है, वो जल्दी रिलीज भी नहीं करता हीट को, तो पानी लैंड के मुकाबले में गर्म होता है। तो फिर क्या होता है, ऑपोजिट साइकिल, गर्म हवा सी वाली साइड से राइज करती है और वो लैंड की तरफ जाना शुरू हो जाती है, और जो ठंडी हवा लैंड एरिया में होती है वो सी की तरफ आना शुरू हो जाती है। और इस तरह से रात के टाइम पे जो हवा है वो टूवर्ड सी जाना शुरू हो जाती है, यानी उसको हम लैंड ब्रीज कहते हैं, यानी लैंड एरिया से सी वाली साइड पे जाना शुरू हो जाती है। Therefore, hot air above the water rises up and cool air from the land move toward the sea to fill the gap. तो लैंड वाली साइड से जो ठंडी हवा है वो सी साइड पे जाना शुरू हो जाती है, इसको हम लैंड ब्रीज कहते हैं। बच्चों इसके बाद ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोसेस है कन्वेक्शन का, तीसरी इंपॉर्टेंस, थर्मल्स एंड बर्ड फ्लाइट। बेटा डे टाइम में हमने अभी पढ़ा कि जो लैंड एरिया होता है वो बहुत ज्यादा जल्दी टेम्परेचर गेन करता है, टेम्परेचर राइज करना शुरू हो जाती है लैंड की, जिस वजह से क्या होता है, जो लैंड एरिया के करीब हवा होती है वो गर्म होकर राइज करना शुरू हो जाती है ऊपर की तरफ। ये जो हवा का राइज करना है गर्म होके, इसको हम कहते हैं थर्मल। सो इसी चीज को हम पढ़ लेते हैं। ड्यूरिंग द डे सन हीट्स द लैंड अनइवनली, डार्क एंड कंक्रीट स्ट्रक्चर्स एब्जॉर्ब मोर हीट देन अदर एरियाज लाइक ग्रास एंड वाटर। जो बेटा डार्कर एरियाज होते हैं, यानी डार्क कलर हम गर्मियों में इसलिए नहीं पहनते क्योंकि ये हीट एब्जॉर्ब करने की सलाहियत रखते हैं और टेम्परेचर जल्दी बढ़ता है डार्क कलर से। Therefore, air above hot areas become less dense and rise from the ground. तो जो उन एरियाज के करीब हवा होती है जो हीट अब्सॉर्ब कर चुके होते हैं, वो हीट हवा में जाती है और हवा लेस डेंस होके हल्की हो जाती है और ऊपर की तरफ राइज करना शुरू हो जाती है। दिस राइजिंग हॉट एयर सराउंडेड बाय द कूलर एयर अराउंड इट फॉर्म्स एन एयर कॉलम कॉल्ड थर्मल। तो हवा का एक फ्लो बन जाता है जिसको हम कहते हैं थर्मल। अब इस चीज को बर्ड्स और जो ग्लाइडर्स होते हैं वो इस्तेमाल करते हैं। बाज़ औक़ात आपने देखा होगा दिन के टाइम पे जो वल्चर्स या ईगल्स वगैरह होते हैं, हॉक्स वगैरह, ये सर्कल में घूम रहे होते हैं ऊपर। असल में वो बगैर पर फैलाए ऊपर घूम रहे होते हैं, वो एयर कन्वेक्शन की वजह से हवा का एक फ्लो बन रहा होता है। जो डे टाइम में गर्म हवा ऊपर जा रही होती है तो ये बर्ड्स उसके अंदर ऑटोमेटिकली घूमना शुरू कर देते हैं क्योंकि हवा घूमती हुई ऊपर को जा रही होती है। तो birds like eagles, hawks, vultures, etc. are expert thermal riders. These birds have large and wide wings, but by spreading their wings and tilting them slightly upward, they ride on this rising air. वो बगैर पर फैलाए या पर को मूव किए बगैर वो इनके ऊपर ग्लाइड करना शुरू कर देते हैं। To stay within the thermal in this rising air, they fly in circles. ये वो सर्कल में घूम रहे होते हैं क्योंकि कॉन्टिन्यूसली हवा नीचे से उन्होंने लेनी होती है और थर्मल के साथ साथ उन्होंने घूमना होता है। दे ग्लाइड बिटवीन दीज थर्मल्स एंड मेंटेन देयर हाई एल्टीट्यूड विदाउट फ्लैपिंग देयर विंग्स। और बगैर अपने विंग्स फ्लैप किए वो हाई एल्टीट्यूड की तरफ, ऊपर की तरफ चलते जाते हैं। और जो थर्मल ग्लाइडर्स होते हैं वो भी इसी तरह कई कई घंटे हवा में घूमते रहते हैं। डे टाइम में ये अमल होता है, रात के टाइम नहीं हो सकता क्योंकि हॉट एयर डे टाइम में ही राइज करती है ऊपर की तरफ। ओके तो बच्चों चौथी इंपॉर्टेंस हमारे पास है कन्वेक्शन की। जितने भी साइक्लोन्स और हरिकेन्स बनते हैं समुंदर वाली साइड पर, वो कन्वेक्शन की वजह से बनते हैं। अब उसमें क्या होता है, बाज़ औक़ात टेम्परेचर इतना ज्यादा होता है कि समुंदर की जो पानी की ऊपर वाली लेयर है उसका टेम्परेचर 26 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है, यानी ये काफी राइज टेम्परेचर है, ज्यादा टेम्परेचर है, इससे भी ज्यादा होना शुरू हो जाता है। तो जो इसके करीब वाली हवा है वो गर्म होकर राइज होगी, ऊपर की तरफ जाएगी और साथ पानी की सरफेस से वाटर वेपर्स भी ऊपर जाएंगे जिसको हम एवेपोरेशन का अमल कहते हैं। तो हवा और पानी के मॉलिक्यूल्स जब ऊपर जाते हैं तो बेटा क्या होता है कि ऊपर जैसे जैसे राइज करेंगे तो ऊपर जाके कूल डाउन होना शुरू हो जाएंगे और एक क्लाउड की फॉर्म ले लेंगे।
अब जैसे ये ऊपर की तरफ जा रहे होंगे एक लो प्रेशर क्रिएट होता है जिसकी वजह से हवा की जो मूवमेंट है वो सर्कुलर फॉर्म में होना शुरू हो जाती है। तो ये सर्कुलर जो मूवमेंट्स हैं ये इनकी जो अब स्पीड 74 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा हो जाती है तो हम उसको वो एक साइक्लोन की फॉर्म इख्तियार कर लेते हैं या हरिकेन की फॉर्म इख्तियार कर लेते हैं जो कि फिर खतरनाक साबित होता है। सो इस स्टेप्स में क्या होता है हमारे पास सबसे पहले जो ओशन एयर है वो अबव ओशन गर्म होना शुरू हो जाती है और ऊपर की तरफ राइज करती है, साथ पानी की एवेपोरेशन भी हो रही होती है, दोनों चीजें ऊपर जाती हैं और स्पिन करते हुए ऊपर जाती हैं क्योंकि एक लो प्रेशर ऑफ एयर कॉज करता है वहां पे। फिर क्या होता है द एयर देन कूल्स एंड कंडेंसेस। कंडेंसेशन कहते हैं कि जो लिक्विड जो एवेपोरेशन हो रही होती है पानी की उसका वापस लिक्विड में कन्वर्ट होना जो कि क्लाउड की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। फिर क्या होता है इंटेंस लो प्रेशर सक्स इन एयर कॉजिंग वेरी स्ट्रॉन्ग विंड्स, और लो प्रेशर ऑफ एयर की वजह से वहां पे एक सर्कुलर मूवमेंट होती है जिसकी वजह से बहुत ज्यादा फास्ट जो विंड्स हैं वो फ्लो करना शुरू हो जाती हैं सर्कल की फॉर्म में जिसको हम हरिकेन कहते हैं, और इसी तरह हमारे पास साइक्लोन्स भी बनते हैं। सो hurricanes form over warm ocean waters. The warm water causes evaporation and this moist air rises due to convection. तो ये हवा कन्वेक्शन की वजह से तो ऊपर जा रही है, गर्म हवा ऊपर जाने के अमल को हम कन्वेक्शन ही कहते हैं। As it rises, it cools and form cloud through condensation. यही स्टेप मैंने आपको बताए कि ये ठंडी होती है और कंडेंसेशन का अमल शुरू हो जाता है, यानी जो evaporated water होता है वो लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। This condensation releases latent heat which warms the surrounding atmosphere. जिसकी वजह से ये हीट रिलीज कर रही होती है जिसकी वजह से सराउंडिंग का जो टेम्परेचर है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। इसका टेम्परेचर कम होता है और सराउंडिंग का ज्यादा होना शुरू हो जाता है, मेकिंग द एयर देयर लाइटर, और उसके आसपास की हवा हल्की होना शुरू हो जाती है। एज अ रिजल्ट द एयर कंटिन्यूज टू राइज लोअरिंग द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स सरफेस। दिस डिक्रीज इन प्रेशर increases the rate of evaporation and causes more warm moist air from ocean to move up. तो ये continuous process शुरू हो जाता है आपका। The Earth's rotation causes this rising air to spin. अर्थ की रोटेशन की वजह से ये हवा रोटेट भी करना शुरू हो जाती है, फॉर्मिंग अ साइक्लोनिक सिस्टम। एज द सिस्टम गैदर स्ट्रेंथन हो जाता है, इट कैन डिवेलप इनटू अ हरिकेन विद हाई विंड स्पीड्स। तो ये एक बहुत ज्यादा तूफान की शक्ल इख्तियार कर लेता है। तो बच्चों ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप आपको तमाम के तमाम कॉन्सेप्ट समझ आए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियोस आप आसानी से देख सकें। अगर आपकी कोई सजेशन हो तो आप वो भी दे सकते हैं कमेंट सेक्शन में ताकि हम अपने लेक्चर्स को मजीद इम्प्रूव कर सकें और आपकी अंडरस्टैंडिंग को बेहतर बना सकें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।